बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्लांट सिस्टमेटिक्स क्या होती हैं? प्लांट सिस्टमेटिक्स क्या होती हैं कि प्लांट सिस्टमेटिक्स में हम लोग नॉर्मली जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो टेक्सोनमी होती है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं। टेक्सोनमी क्या होती है? टेक्सोनमी क्या होती है? टेक्सोनमी होती है हमारे पास कि टेक्सोनमी हमारे पास एक प्लांट की क्लासिफिकेशन और उसके नोमेनक्लेचर को हम लोग टेक्सोनमी कहते हैं। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? वो एवोल्यूशन में जाके कहाँ पर हमारे पास जो है रिलेट कर रहा है दूसरे प्लांट्स के साथ। उसके बाद आती हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स में। प्लांट सिस्टमेटिक्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लांट सिस्टमेटिक्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले अगर एम्स को देखें तो प्लांट सिस्टमेटिक्स का मेन एम क्या था कि प्लांट सिस्टमेटिक हमें क्यों चाहिए थे? ताकि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें, उनको नेम कर सकें और उनको रिलेशनशिप देख सकें। इन चीज़ों के लिए ये हमारा मेन एम था प्लांट सिस्टमेटिक्स का। प्लांट सिस्टमेटिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी थी, क्यों चाहिए थी हमें प्लांट सिस्टमेटिक? क्योंकि हमारे पास टोटल कहा जाता है कि प्लांट स्पीशीज़ अबाउट 3,90,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं, 90,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ हैं तो इनकी वैरायटी को याद नहीं रखा जा सकता, इनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इनको थॉरली स्टडी करने के लिए हमने प्लांट सिस्टमेटिक्स को डेवलप किया। अब प्लांट सिस्टमेटिक्स को डेवलप करने का एम था कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें, नेमिंग कर सकें, रिलेशनशिप देख सकें और उसके बाद हम उसको स्टडी कर सकें। अब यहाँ पे ये हमारे पास आते हैं एम्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं? नॉर्मली हमारे पास एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का मीन एक ही होता है कि हम उसको मकासद कहते हैं। दोनों का मीन्स होता है मकासद, नॉर्मल अगर हम बात करें तो। लेकिन जब हम साइंस में बात करते हैं तो एम्स कहते हैं हमारे गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं एक्शंस को जो हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कहते हैं क्लासिफिकेशन हमने कैसे की थी? हम क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स में कि जो टेक्सा रिलेट करें एक दूसरे से, टेक्सा रिलेट करें, रिलेशनशिप देखते, टेक्सा रिलेट करें और उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। क्लासीफाई और रिलेशनशिप को मिलाकर हमारे पास फर्स्ट रीज़न आती है जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की, वो है टेक्सा रिलेट करें। नेम की अगर हम बात करें तो नेम्स के बारे में कहा जाता है कि नेमिंग एक ऑर्गेनिज्म की। अब दूसरा था नेमिंग हमने कैसे की थी? किसी भी प्लांट की लोकेलिटी बेस्ड करके या साइंटिस्ट के नाम पे या फिर लैटिन और ग्रीक वर्ड्स यूज़ करके जो भी हमने मेथड इस्तेमाल किए थे डैट इज़ कॉल्ड, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्पीशीज़ और जेनस और स्पीशीज़ को मिलाकर एक नेम बनाते हैं। तो ये जो एक्शन था, ये हमने जो मेथड अडॉप्ट किया था इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब एक ऑब्जेक्टिव क्या था? टेक्सा रिलेट करना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आता है? लोकेलिटी और साइंटिस्ट की आपस में जो है साइंटिस्ट ने लोकेलिटी बेस्ड नेम होना चाहिए, साइंटिस्ट नेम बेस्ड भी हो सकता है। तो नेम कोई भी मेथड अडॉप्ट करना जिससे एक स्पीशी को नेम दिया जाए वो उसका नेमिंग का ऑब्जेक्टिव था। अब रिलेशनशिप्स में हमने क्या किया था कि उसकी मॉलिक्यूलर सेल लेवल और फॉसिल रिकॉर्ड और इन सब की स्टडी की थी। और इन सब की स्टडी करके हमने रिलेशनशिप डेवलप किए थे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। और स्टडी करने के लिए तो थॉरली स्टडी करने के लिए हमने जब क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, तो थॉरली स्टडी करने के लिए हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि अगर हमें कोई प्लांट स्टडी करना है, हमें कोई भी फॉर एग्जांपल एक स्पीशी मिली है प्लांट की, और क्लासिफिकेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम फटाफट बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से फैमिली की स्पीशी है। हम उसी फैमिली को जाके उसी फैमिली के मेम्बर से उसको रिलेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक फ्लावरिंग प्लांट हमें मिल गया, एक प्लांट है उस पर फ्लावर लगा है, मे बी वो एंजियोस्पर्म हो ना हो, लेकिन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो हम डायरेक्टली को और किसी स्पीशी को और किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली जाकर उनको स्टडी कहाँ पे करेंगे? हम डायरेक्टली जाकर एंजियोस्पर्म में देखेंगे वो किस प्लांट से रिलेट करते हैं, प्लांट की कौन सी क्लास है, कौन सा ऑर्डर है जहाँ पे जाके वो मिल रहे हैं। तो स्टडी में हमारी ये हेल्प होती है कि हम लोग ग्रुप बता सकते हैं, हम लोग उस फाइलम का नाम बता सकते हैं, उस क्लास को बता सकते हैं जिससे वो बिलोंग करती है।
और हमें ये ईज़नेस दे, हमें इसकी वजह से ईज़ी होता है, हम इजीली स्टडी कर सकते हैं प्लांट को, थॉरोली स्टडी करने में मुश्किल नहीं आती ईज़िली, और ये आराम से हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट आती है, नोमेनक्लेचर से ये हो गया है, स्पीशी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। स्पीशी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है कि जिस तरह उर्दू में प्याज को कहते हैं, उर्दू में हम लोग अनियन प्याज कहते हैं, सेम स्पीशी को हम इंग्लिश में अनियन कहते हैं। अब दो नाम हैं, अगर डिफरेंट सिस्टमेटिस्ट या डिफरेंट साइंटिस्ट जो बॉटनिस्ट हैं वो दुनिया में अगर कहीं भी उनकी कोई उनका जो कोई उनकी कोई मीटिंग चल रही है कुछ भी, तो वो जब अपने अपने अल्फाज में बोलेंगे, अपनी अपनी कंट्री लैंग्वेज में बोलेंगे, तो सबके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर लैंग्वेज किसी को नहीं आती। इसलिए हमने नोमेनक्लेचर ड्राइव किया। नोमेनक्लेचर से पूरी दुनिया में एक ही नाम चलता है उस स्पीशी का, और इस वजह से साइंटिस्ट को स्पीशी कन्फ्यूजन कभी भी नहीं आती। स्पीशी कन्फ्यूजन के बाद क्लासिफिकेशन से क्या हुआ? स्पीशी कन्फ्यूजन के बाद हम लोग स्पीशी कन्फ्यूजन के बाद हमारे पास आती हैं कि हम लोगों ने एंसेस्टर्स देखे, कौन से ग्रुप्स ज़्यादा क्लोजली रिलेट करें, कौन से ग्रुप का कॉमन एंसेस्ट्री हमने देख ली। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास कॉमन एंसेस्ट्री के, कौन से ग्रुप्स की कॉमन एंसेस्टर हैं, कौन सी उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है, वो किससे ज़्यादा बिलोंग करते हैं। अब प्लांट सिस्टमेटिक से हमें जब प्लांट को हमने थॉरली डिस्कस किया तो हमें ये भी पता चल जाता था कि प्लांट की हमारी इन्वायरमेंटली कितना इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंटली इसके क्या अफेक्ट्स हैं, और बायोडाइवर्सिटी में ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लांट को जब थॉरली स्टडी किया जाए तो प्लांट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम होती है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ को थॉरली स्टडी कर सकते हैं।